हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कॉन्टिन्यूअस, जिसके राइटर A.R. विलियम्स है, इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ें। पहले थोड़ा सा टाइटल का डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कवरिंग ट्रूथ यानी कि ट्रूथ एक यहाँ के किंग है, मिस्र के इजिप्शियन किंग थे जिनकी मृत्यु बहुत ही कम एज में हो गई थी, तो उनको डिस्कवर कर लिया गया है, यानी कि खोज कर लिया गया है उनकी मम्मी को। द सागा कॉन्टिन्यूअस, सागा की मीनिंग होती है अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि गाथा, बहुत लंबी समय से चलती आ रही स्टोरी जो अभी भी चल रही है। इट इज कॉल्ड, जैसा कि पार्ट 1 में हम समझ चुके हैं कि किंग टूट जो मिस्र के किंग थे, उनकी मृत्यु टीन एज में हो गई थी, यानी कि जब वो 13 से 19 की एज में थे तो उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री है, अभी भी चल रही है। इनका रहस्य पता नहीं चल पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी। कई लोगों का ये मानना है कि उनकी मृत्यु किसी ने उसका मर्डर किया था, जिस वजह से उनकी इतनी जल्दी मृत्यु हो गई थी। 80 इयर्स के बाद 1922 में उनकी टूम यानी कि उनका जो मकबरा है उसकी खोज कर ली गई, और फिर 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे उनके मकबरे में से, उनकी टूम में से मम्मी को निकाल कर सिटी स्कैनर मशीन के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे कि पता चल पाए कि उनकी मृत्यु आकस्मिक हुई है, कैसे हुई है, या उनका मर्डर हुआ है। जब उनकी टूम में से मम्मी को निकाल रहे थे तो हावर्ड कार्टर ने कहा कि जाही हवस ने, जो सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने 1920 में इस मम्मी को छेड़ा था, जिसकी वजह से ये बहुत ही बैड कंडीशन में हो गई है, यानी कि इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। और उन्होंने यह भी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू देखा कि इनकी जो डेड बॉडी के साथ बहुत सा प्रेशियस सामान रखा हुआ था गोल्ड का, इवन कि वहाँ उनके साथ ताबीज और सैंडल चप्पल भी रखी थी, वो भी गोल्ड की थी। डेली लाइफ का और भी सामान उनकी डेड बॉडी के साथ रख दिया गया था, जैसे कि रेजर, वाइन, लीलन अंडरगारमेंट, केसेस ऑफ फूड, और इन सब सामान के साथ उनकी डेड बॉडी को बरी किया गया था, यानी कि दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? वैली ऑफ किंग्स में। वैली ऑफ किंग्स इजिप्ट की एक जगह है जहाँ पर इजिप्ट के सभी राजाओं महाराजाओं को दफनाया जाता है, और वहीं पे किंग टूट की भी मकबरा बना था, टूम बना था, जो ग्राउंड से, जो कि सरफेस एरिया से 26 फीट मीटर अंदर बना हुआ था, और जिसको मम्मी को जब निकाला जा रहा था सिटी स्कैन के लिए, तो उनको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से बहुत ही टूरिस्ट आए थे, और वो सब उनकी मम्मी को देख रहे थे। और मम्मी किस में रखी हुई थी? 3 कफिन में। वो तीनों प्योर गोल्ड के बने हुए थे। सबसे छोटे वाले कफिन में उनकी डेड बॉडी को लिटाया गया था, फिर उसको एक उससे बड़े कफिन में रखा गया, फिर सबसे बड़े कफिन में, और उसके ऊपर एक गोल्ड का फेस बना हुआ था, जो सभी लोगों को बहुत ही दिलचस्प लग रहा और सबका ध्यान भी आकर्षित कर रहा था। जब सिटी स्कैन करने के लिए उनकी बॉडी को निकाला जा रहा था, तो मिस्र में क्या है, बहुत ही रेतीली जगह है, तो वो सभी रेत उड़ने लग गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई भूत आ गया है। हावर्ड कार्टर और उनके मैन जब उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मम्मी क्या हो गई थी, बहुत ही चिपक गई थी, क्योंकि जब मम्मीफिकेशन किया जाता है किसी डेड बॉडी को, तो उसमें मसाले वगैरह लगाकर शव को सुरक्षित रखा जाता है, तो जिससे कि वो सब जो मम्मीफिकेशन के समय जो भी मसाले वगैरह लगाए गए थे, तो वो एक बहुत ही चिपचिपा सा स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कफिन के साथ चिपक गया था और वो निकल नहीं रही थी। तो उन्होंने उसको चीजल किसे कहते हैं, छेनी की सहायता से उसको कुरेद के उनके सारे बॉडी पार्ट्स को काटा, और फिर अलग अलग करके उनको बाहर निकाला, और फिर एक की लेयर वुडन बॉक्स में रेत की लेयर बिछाई, जिसके ऊपर सारे बॉडी पार्ट को जहाँ जहाँ पे भी थे, जहाँ लेग थी, आर्म्स था, उनकी बॉडी थी या हेड था, तो उनको वैसे ही फिर से जोड़ा गया। वैसे कार्टर ने बॉडी को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है मिस्र में, तो इतनी धूप की उस किरणों में भी रखा, जिससे कि थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाए और बॉडी बाहर निकल आए। लेकिन जब वो नहीं निकली तो उन्होंने चीजल की सहायता से बॉडी को काट के बाहर निकाला और फिर से उसको डिसेंबल किया।
और कार्टर ने जब उनसे पूछा गया कि आपने इनकी बॉडी को क्यों काटा, तो उन्होंने अपने बचाव में एक बात कही कि अगर मैं इनकी बॉडी को काट के ऐसे नहीं निकालता तो कोई चोर आता और इनकी बॉडी को काटता और जितना भी गोल्ड का प्रेशियस सामान है इनकी बॉडी के साथ वो सब ले जाते और इनको ऐसे ही छोड़ देते। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती इनकी बॉडी की, तो इसलिए मैंने उसको काट के अलग किया। और उन्होंने यह भी पाया था कि इनकी बॉडी के साथ जो ताबीज़ है, एप्रन है, सेरेमनियल एप्रन किसे कहते हैं, जो योद्धा लोग होते हैं वो युद्ध करते समय आगे पहनते हैं ना, कवच पहनते हैं, तो उसे कहते हैं एप्रन। और सैंडल्स जो चप्पल थी वो भी उनकी प्योर गोल्ड की थी। साथ में ताबीज़ था और फिंगर्स और टोज़ को कवर करने के लिए जो भी उन कवर रखे गए थे वो सारे प्योर गोल्ड के थे। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 25 से। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major point. तो जब उन्होंने कार्टर की मैन ने उनकी बॉडी को काट काट के जब अलग किया था, सारे मेजर जॉइंट को अलग किया, हेड्स को अलग कर दिया, सारे मेजर जॉइंट अलग अलग कर दिए। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। फिर उन्होंने वुडन के बॉक्स में सैंड बिछाकर उनकी बॉडी को लिटा दिया। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और जो बेड पे अभी भी टूट की बॉडी वहीं रेस्ट कर रही है, यानी कि सिटी स्कैन करने के बाद उन्होंने जहाँ पे उसको लिटाया था वहीं पे आज भी टूट की बॉडी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कोलॉजी की मीनिंग होती है स्टडी ऑफ पास्ट पुरातत्व। सबस्टेंटली की मीनिंग होती है वर्चुअली, काफ़ी अधिक मात्रा में। तो ये बताया जा रहा है कि जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, पहले जो आर्कोलॉजी थे वो किस पे ध्यान देते थे, ट्रेजर्स, यानी कि कितना गोल्ड है बॉडी के साथ, क्या क्या रखा हुआ है, इन चीज़ों पे अधिक ध्यान देते थे। लेकिन आज किस पे फोकस किया जा रहा है, कह रहे हैं आज ये मिस्ट्री ऑफ डेथ कैसे हुई, इसके रहस्य को जानने पे अधिक फोकस किया जाता है। It also uses more sophisticated tools including medical technology, और आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी में सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस टूल, और भी ज़्यादा एडवांस टूल्स का यूज़ किया जाता है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर ने डिस्कवरी जब की थी 1922 में, उसके बाद 1968 में एन anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। तो उसके बाद 1968 में इस यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है कि किसने किया था, लेकिन एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे के थ्रू उसमें से कुछ और फैक्ट्स बताए थे। बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि जब उनकी मम्मी के साथ छेड़ा गया था, उनकी बॉडी को निकाला गया था, तो उनके रेंस किसे कहते हैं, वो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है मम्मीफाई करने में लगाया जाता है। तो कह रहे हैं कि उनकी बॉडी को जब उन्होंने कार्टर ने छेड़ा था तो उसमें से उनका रिब केज गायब हो गया है, कह रहे हैं क्योंकि उससे उन्होंने चीज़ल से निकाला था ना उनकी बॉडी को, तो उसकी वजह से कह रहे हैं उनका फ्रंट रिब्स मतलब पसली, जो फ्रंट की पसली होती है वो गायब है। Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। तो कह रहे हैं आज के समय में डायग्नोस्टिक इमेजिंग की मीनिंग होती है शारीरिक बीमारी का पता लगाना, शारीरिक बीमारी को डायग्नोस करना। तो कह रहे हैं आज जो भी डायग्नोस किया जाता है वो सीटी के थ्रू किया जाता है। सीटी किसे कहते हैं, कम्प्यूटेड टोमोग्राफी एक मशीन होती है जिसके थ्रू 100 एक्सरे एक साथ निकाले जाते हैं और उसको क्रॉस सेक्शन में देखा जा सकता है। क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट के छोटे टुकड़े को भी हम हर एंगल से देख सकते हैं। तो इस टाइप से एक्सरे निकाले जाते हैं। एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन में और ही अच्छी क्लियर हमारी बॉडी की जो अंदर के पार्ट्स की फ़ोटो आ जाती है। तो उसमें कह रहे हैं
100 से ज़्यादा भी जिसमें निकाले जा सकते हैं, 100 बहुत ही ज़्यादा हम एक्सरे एक साथ निकाल सकते हैं। तो आज जो भी डायग्नोज होता है वो सीटी के थ्रू होता है और उनको एक साथ रख दिया जाता है। कैसे रखा जाता है? ब्रेड के स्लाइसेस की तरह एक साथ रख के अब उसको 3D वर्चुअल बॉडी को किसी भी एंगल से उसको देख सकते हैं। What more would a CT scan reveal of tooth than the X? टूथ की बॉडी का एक्सरे तो पहले ही हो चुका है और आज उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है। सीटी स्कैन के थ्रू रिवील होगा, तो क्या रिवील होगा कि उनकी बॉडी में एक्सरे के अलावा जो एक्सरे से नई जानकारी पता प्राप्त हो पाई है, अब वो सीटी स्कैन आज का 5 जनवरी 2005 में आज वो सीटी स्कैन के थ्रू सब पता चल जाएगा। And could it answer two of the biggest question still lingering about him? और अब पता है वो जो लिंगरिंग कर रहे हैं, लिंगरिंग मतलब मंडरा रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस बड़े सिटी स्कैन के थ्रू इन क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे। कौन से क्वेश्चन है वो? हाउ डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी। किंग टूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। डिमाइस की मीनिंग है मृत्यु, तो जो किंग टूट की मृत्यु है ये बहुत बड़ी घटना है, रॉयल फैमिलीज़ की बहुत बड़ी घटना है। क्यों है? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वो अपनी फैमिली की लाइन में सबसे लास्ट थे, क्योंकि उनके कोई भाई या बेटा अब नहीं था जो उनकी राजगद्दी को संभाल पाए। एंड हीज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उनकी डायनेस्टी का भी अंत हो गया। फ्यूनरल यानी कि उनके अंतिम संस्कार के साथ सबका अंत हो गया, उनके डायनेस्टी का भी अंत। डायनेस्टी यानी उनका वंश ही खत्म हो गया। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर। पर्टिकुलर्स की मीनिंग है डिटेल यानी कि विस्तृत जानकारी, आफ्टर माथ आफ्टर इफेक्ट, तो उनकी मृत्यु के बाद की जानकारी अभी तक भी क्या है? अनक्लियर है। एमेनहॉटेप III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age. 18 डायनेस्टीज की गोल्डन एज में कह रहे हैं टूट के वो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, इसका पता नहीं है। एमेनहॉटेप III ने 40 ईयर्स तक उस कंट्री पर राज किया, फारो बने, फारो मतलब जो इजिप्ट के राजा बने, तो 40 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पे राज किया। हिज सन एमेनहॉटेप IV, अब ये जो थर्ड थे इन्हीं के सन जो बेटे थे वो एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन हिज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ये जो एमेनहॉटेप III थे उनके जो बेटे थे 4 जिन्होंने उनकी सत्ता संभाली, उन्होंने हिस्ट्री में, वहाँ की हिस्ट्री में बहुत ही चेंज कर दिया, बहुत ही बदलाव ले आए। अब वो क्या बदलाव लाए देखते हैं। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 26। The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten और servant of the Aten। एमेनहॉटेप IV ने सबसे पहले तो सन की पूजा करनी शुरू कर दी और क्या बदलाव लाए? वो उन्होंने अपना नाम एमेनहॉटेप से अखेनएटन कर दिया। सर्वेंट ऑफ एटन यानी कि एटन के जो शिष्य होते हैं उन्होंने अपने आप को एटन का शिष्य मान लिया। एंड moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten known as now अमरना। पहले तो उन्होंने अपना ही नाम चेंज किया और फिर उन्होंने वो रिलीजियस जो वहाँ की सिटी थी उसका भी नाम चेंज करके उन्होंने उसका अमरना कर दिया। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन अ मेजर गोल्ड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। अपना नाम चेंज किया, सिटी का नाम चेंज किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो भगवान थे उनकी भी मूर्तियाँ तोड़वा दी, टेम्पल्स को तोड़वा दिया, इमेजेस को तोड़वा दिया, और ये उन्होंने एक शॉकिंग काम किया वहाँ के जनता के लिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही डरावना समय था उस समय वहाँ का। सैड रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के थे, क्या थे? डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा ये उन्होंने बहुत ही शॉकिंग काम किया है। द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स के लिए, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। अब जो इतने सालों से, सेंचुरी से, बहुत ही सालों से जो कंट्री वहाँ शासन कर रही थी, अब उसका अंत आ गया था। एंड देन अखेटेन वेंट अ लिटिल वेकी, और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ा सा पगला गए हैं। आफ्टर अखेनेटन डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेंखेरे
appeared briefly and exited with hardly a trace। अब कहा जा रहा है कि अखेनाटन की डेथ की मृत्यु के बाद एक और रूलर आए जिनका नाम इसमैन खेरे था, जो उनकी फैमिली का नहीं था। तो वो उन्होंने कुछ ही पीरियड के लिए ब्रीफली वहाँ थोड़े से समय के लिए राज किया और फिर वहाँ से वो ट्रेस हो गए, यानी कि अपनी छाप छोड़ के गायब हो गए। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखैमन टुक द थ्रोन, किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन एज टूडे। एमेनहॉटप 4 के बाद एक फिर किंग आए थे जिन्होंने थोड़ी सी दिन राज किया और फिर वो चले गए। उसके बाद एक यंग किंग आए क्योंकि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, छोटी सी उम्र में वो 11 ईयर्स में वो राजा बन गए थे। तो वो आए जिनको आज टूट के नाम से जाना जाता है, जो टाइटल भी जिनके नाम से है, किंग टूट। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways। अब वो क्या था, उन्होंने उनके 4 के अनुसार उन्होंने पीछे उनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ था, R10 लगा हुआ था। अब उन्होंने जो बॉय किंग आए, टूट आए, इन्होंने अपने नाम के फिर अपना नाम जो उनके दादा परदादा के नाम से चल रहा था, टूटनखामुन रख दिया। आमुन लास्ट में आमुन है, जो भगवान की सन और एयर की पूजा की जाती है, उसके लिए आमुन कहा जाता है। तो उन्होंने फिर से अपने नाम के पीछे आमुन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन एंड ओवरसॉ रोटेशन ऑफ द ओल्ड एज, और फिर से अपने पुराने दिनों को उन्होंने उजागर किया। He resigned for about 9 years and then died unexpectedly। अब जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह से उनकी मृत्यु केवल 9 years राज करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। अब कह रहे हैं कि किंग की स्पेकुलेशन यानी कि उनकी उपलब्धियों को भी और उनके फेट को भी अगर भुला दिया जाए तो टूट की मम्मी इजिप्ट की बहुत सारी मम्मी में से एक है। हाउ मैनी, ये कितनी है, नो वन नोज, किसी को भी पता नहीं है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। तो कह रहे हैं कि वहाँ इजिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके थ्रू एक इन्वेंट्री बनाई गई, लिस्ट बनाई, इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट बनाई गई 2003 में, जिसमें रिकॉर्ड की गई 600 ममीज़ रिकॉर्ड की गई और स्टिल काउंटिंग, और अभी भी उसकी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज़ विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन्स इट्स मैन्युफैक्चरर। और जो साइमन है जिन्होंने सिटी स्कैन मशीन को बनाया था, तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, ममीफिकेशन का जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, उन्हीं को ये सिटी मशीन उन्होंने डिनोट कर दी, दे दी। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। किंग टूट की वो पहली मम्मी थी जिसको स्कैनर, सिटी स्कैनर मशीन में डाला गया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो किंग टूट जब जीवित थे तब भी वो अपनी कंट्री में सबसे आगे थे, अहेड यानी कि आगे थे, और मृत्यु के बाद भी वो आगे थे, क्योंकि तब भी वो इतने छोटे राजा थे कि जितना कोई नहीं था, और अब भी सबसे पहले उनको सिटी मशीन में डाला जा रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो मृत्यु के बाद भी वो आगे ही हैं। आ सिटी मशीन स्कैन द ममी हैड टू टो। सिटी मशीन में क्या होता है, सिटी स्कैन मशीन में सिर से लेकर पैर तक की सारे स्कैनर आ जाते हैं, सारी अंदर शरीर की पिक्चर्स आ जाती हैं, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, एक एक पार्ट का, अंदर का पार्ट से रिलेटेड सारी पिक्चर्स कितनी आ गई थी उसमें, 1700 डिजिटल एक्सरेज एक साथ आ जाते हैं। टूट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, टेक्स एन एरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। टूट के हेड की कितनी इमेजेस ली गई थी, 1700 डिजिटल जो इमेजेस ली गई थी वो 0.62 मिलीमीटर स्लाइस के पे, मतलब 0.62 ली, उसके बाद फिर 0.62, इतने कर करके उन्होंने इतनी उसकी हेड की इमेजेस ली, और जिसके बाद एक एरी डिटेल मतलब चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आया, जिससे उनका थोड़ा सा फेस दिखाई देने लगा। With Tooth's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and the anatomy began to probe the secret that the winged goddesses of gilded burial shrine protected for so long।
किंग टूट की पूरी बॉडी का अध्ययन करने के लिए टीम आई। कौन कौन सी टीमें आई? रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द रेडिएशन इन मशीन, जो एक्सरे में एक्सपर्ट टीम होती है। और फॉरेंसिक किसे कहते हैं? क्राइम ब्रांच की टीम, ये कैसे अपराध हुआ, कैसे मारा गया, जो इसका अध्ययन करते हैं। एक एनाटॉमी टीम आई जो उनके शारीरिक ज्ञान का अध्ययन करती है। तो ये सारी टीमें पता करने के लिए आई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और किस प्रकार हुई। ये 3 टीमें आई। और जो प्रॉब करने के लिए आई, प्रॉब मतलब इन्वेस्टिगेशन, पता लगाने के लिए आई, सीक्रेट पता लगाने के लिए आई, जो गॉडेस ऑफ विल्डे, जो वहाँ की गॉडेस है, देवी है, जिन्होंने प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग, बहुत सालों से उनकी टूट की बॉडी को प्रोटेक्ट मतलब संभाल के रखा हुआ है, उनके सीक्रेट को संभाल के रखा हुआ है, उन सब का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये तीनों टीमें आई। The night of the scan, workmen carried Tut from the tomb in his box. स्कैन वाली रात को कुछ वर्कमैन किंग टूट की टूम मतलब मकबरे में से उनके बॉक्स सहित उनको कैरी करके ले जा रहे थे। लाइक पॉल बियरर, पॉल बियरर किसे कहते हैं? पर्सन हु कैरी द कॉफिन, शव को उठाने वाले जो लोग होते हैं उसे पॉल बियरर कहते हैं। दे क्लाइम्ड ए रैम, वो एक रैम यानी कि ढलान जैसे बनी होती है उस पे चढ़े। एंड फाइट ए स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर क्या स्विरलिंग होने लगे। स्विरलिंग की मीनिंग होती है मूविंग इन ए विरलिंग मोशन, यानी कि भंवर आ जाना, ट्विस्ट हो जाना। तो वहाँ पे रेत तो थी वहाँ पे, तो वो स्विरलिंग करने लगी, जो रेत थी भंवर सा चलने लग गया। देन रोज एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड अ स्कैनर, तो जो स्कैन करने की मशीन थी वो एक हाइड्रोलिक मशीन पे पड़ी हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने वो रखा और वो मशीन ने उसको उठाकर ऊपर ले गए और वहाँ पे उन्होंने सिटी स्कैन किया। 20 minutes later, 2 men emerged, inspected for an office nearby and returned with a pair of white plastic fan. अब वो क्या हुआ, वहाँ पे 20 मिनट के बाद जब वो वहाँ के फ़ैन, उसके सिटी स्कैन के जो फ़ैन थे वो थोड़े से ख़राब हो गए, तो वो प्लास्टिक फ़ैन जो उन्होंने स्पेयर्स में रखे हुए थे उसको लेके आए। द मिलियन डॉलर्स स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, तो कूलर फैन के अंदर थोड़ी सी मिट्टी चली गई थी। कर्स ऑफ द फारो जॉग्ड ए गार्ड नर्वसली, तो वहाँ पे एक जोग भी मारा एक गार्ड ने। क्या जोग मारा कि ये फारो का कर्स तो नहीं लग गया है, कर्स मतलब अभिशाप तो नहीं लग गया है, क्योंकि किंग टूट की बॉडी के ऊपर कॉफिन पे लिखा हुआ था कि अगर कोई इनकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा तो उनको कोई कर्स लग जाएगा या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस गार्ड ने नर्वसली यानी कि डरते हुए एक जोक मारा और कहा कि कहीं हमें कर्स तो नहीं लग गया है, जो इतने मिलियन डॉलर की स्कैनर मशीन भी हमारी ख़राब हो गई। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और अंत में, इवेंचुअली का मीनिंग होती है अंत में जो उन्हें स्पेयर पड़े हुए फ़ैन लेके आए, उस ऑफिस से उठाकर लाए, उसने काम करना शुरू कर दिया और जिससे कि उनकी सारी प्रोसेस हो गई। After checking that no data had been lost, the technician turned Tut over the workman who carried him back to his tomb. और सारी प्रोसेस करने के बाद जो वर्कमैन थे जो उसकी टूम मकबरे में से किंग टूट की बॉडी को लेके आए, तो सारी प्रोसेस करने के बाद फिर किंग टूट की बॉडी को वो वहीं पे छोड़ आए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, वो अपनी कफिन से निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम का समय लगा। The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago, जैसे कि बहुत सालों पहले प्रीस्ट ने उनको उनके अंतिम संस्कार के बाद कफिन में लिटाया था, तो वैसे ही उन्होंने सब रिकॉर्ड करने के बाद, सारी सिटी स्कैन करने के बाद, सारी लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने वैसे ही उनको उनके मकबरे में लिटा दिया। बैक इन द ट्रेलर आ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। एस्टोनिशिंग की मीनिंग होती है अमेजिंग। तो टेक्नीशियन ने जो कंप्यूटर पे वहाँ पे वर्क कर रहा था, किंग टूट की जो बहुत सारी इमेजेस ली गई थी कि उनका नेक ऐसा है, उनका हेड ऐसा है, तो उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सी उनकी इमेजेस को वहाँ दिखाया। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम आ स्कैटरिंग ऑफ pixels and the technician spun and tilted it in every direction। pixels की मीनिंग होती है छोटी छोटी बहुत सारी इमेजेस, तो बहुत सारी इमेजेस, छोटी छोटी इमेजेस को जोड़कर तो टेक्नीशियन कह रहे हैं कि हमने एक इमेज निकाली जो वो किंग टूट की बॉडी की जैसी ही थी, ग्रे कलर की एक इमेज निकाली और उसको हर डायरेक्शन से, एवरी डायरेक्शन, उसको हर एंगल से, हर डायरेक्शन से उसको देखा, ऑब्जर्व किया। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class।
वर्टिब्रे की मीनिंग जैसे हमारी बैकबोन होती है वो छोटे छोटे बोन्स को मिला के बनी होती है, तो ऐसे ही नेक वर्टिब्रे कह रही है, उनकी नेक वर्टिब्रे भी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एनाटॉमी क्लास किसी एक वैज्ञानिक की क्लास में हम खड़े हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ ए रिब केज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। दूसरी इमेजेस भी जैसे हैंड्स की, रिब केज की और उनके स्कल्स के और भी इमेजेस को रिवील्ड किया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong. अब वो जाही हवास कह रहे थे ना, एक बार उन्होंने कहा था कि हावर्ड कार्टर ने उनकी बॉडी से छेड़खानी करी थी तो उनका रिब केज गायब है, तो अब वो अपनी चेयर पे पीछे टेक लगा के आराम से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, यानी कि उनके सारे पार्ट्स सुरक्षित हैं और सारा सामान भी वहाँ पे सुरक्षित है। आई डिड नॉट स्लीप एट लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड। और उन्होंने ये कहा कि पिछली रात को मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मुझे बहुत चिंता थी और लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मैं जाता हूँ और सो जाता हूँ। बाय द टाइम वी लिफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। अब वो बता रहे हैं कि जिस समय हम सिटी स्कैन के लिए उनको हाइड्रोलिक मशीन में लेके जा रहे थे तो इतनी तेज़ जो सैंड चल रही थी, हवा चल रही थी, जो सैंड इनकी मशीन में भी चली गई थी जिससे उनके फैंस ख़राब हो गए थे। अब वो कह रहे हैं वो हवा अब रुक गई है, वो स्टॉप हो गई। The winter air lay cold and still like death itself in this valley of departed. अब वो कह रहे हैं, वहाँ के मौसम के बारे में बता रहे हैं, जब सिटी स्कैन किया गया था तो वहाँ पे बहुत ही ठंड हो गई थी, ठंडा लग रहा था, ठंडा मौसम हो गया था और ऐसी शांति हो गई थी जैसे डेथ के समय सब शांत हो जाता है, वो वैली बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल शांति सा माहौल छा गया था वहाँ। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टॉम स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन that the ancient Egyptian knew as a soul of Orsis, the god of the afterlife, watching over the boy king. अब ये भी बता रहे हैं कि जहाँ टूट का टोम था मकबरे के जस्ट ऊपर एक ओरियन नाम का कॉन्स्टिलेशन था। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? जो तारों का समूह होता है, स्टार्स के समूह बनके कोई फिगर बनाते हैं, स्टार मिलके कोई फिगर बनाते हैं, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो वो उसके ऊपर एक ओरियन नाम का एक कॉन्स्टिलेशन भी था, किसके ऊपर? किंग टूट के मकबरे के ऊपर, जहाँ एंशियंट इजिप्शियन नोन एज द सोल, और जहाँ पे उनकी देवी भी रहती थी, ओसिरिस जो गॉडेस आफ्टर लाइफ जो गॉडेस होती हैं, देवी होती है, वो वहीं पे रहती थी, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और जो राजा की बॉडी को, उनके सारे राज को छुपा के जिन्होंने रखा हुआ था, उनकी बॉडी को जिन देवी ने सेफ रखा हुआ था। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। बाय।